चलिए अब ये जो देखिए, ये जो है ये मामला, इस पर ग्राफ बनना है। और इस ग्राफ से कुछ बातें हमें समझनी है, कुछ बातों का अध्ययन करना है कि भाई ग्राफ से मिलता क्या है। अब इस ग्राफ को बनाते हैं अगर हम, ग्राफ किसके बीच में, निरोधी विभव एवं विकिरण की आवृत्ति के बीच में। ये जो आवृत्ति यानी कितनी आवृत्ति बढ़ाते जाएं तो क्या होता जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि फोटोनों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा है, फोटोनों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा है। पहली शर्त ये है कि वह आवृत्ति होनी चाहिए जिस पर ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सके, यानी जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। सिंपल सी बात ये है, साधारण सी बात ये है। अगर मान लीजिए फोटोन नहीं निकाल पा रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो चाहे हम 1,00,000 फोटोन डाल दें, चाहे 1,000 फोटोन डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे निकालेगा तो एक फोटोन भी निकालेगा। तो एक फोटोन से क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के संगत ऊर्जा का टुकड़ा फोटोन है, एक इलेक्ट्रॉन के संगत ऊर्जा का टुकड़ा, या फिर ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के संगत ऊर्जा का टुकड़ा। कुल मिला के एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं, तो क्या करते हैं, इसको लेते हैं वाई अक्ष पर, इसको ले लेते हैं वाई अक्ष पर, यहाँ बना देते हैं ग्राफ। हाँ, ऐसे। और यहाँ वाई अक्ष पर हम लेंगे निरोधी विभव, ठीक। और इधर लेंगे हम आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति, यानी न्यू रखेंगे इधर, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि जब तक इस आवृत्ति के बराबर जो है, क्योंकि इस समीकरण को थोड़ा सा लिख लें अगर नीचे, तो देखते हैं कि न्यू बराबर न्यू नॉट जब हो जाए तभी निकलेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब ये न्यू नॉट से बड़ा हो। तो इसके लिए ज़रूरी है, शर्त क्या है, शर्त मिल जाएगी कि समीकरण लागू होगा जब न्यू बड़ा हो या बराबर हो न्यू नॉट में। यानी इस चीज़ से पहले इस ग्राफ का कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि भाई मान लीजिए ये वाली ऊर्जा इस न्यू नॉट से कम है, ऐसे न्यू नॉट से कम है, तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, तो ग्राफ पे बनाएंगे क्या। तो कुल मिला के हम देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, उसके बाद और बढ़ाते हैं ऊर्जा, तो उसमें गतिज ऊर्जा आने लगती है। यानी पहले हम इतना विकिरण डाल देते हैं कि एच न्यू नॉट के बराबर कर देते हैं, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए पहले। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक आवृत्ति देते हैं इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे, जिस आवृत्ति को हम बताते हैं बस न्यू नॉट, ऐसे। इससे नीचे इस ग्राफ का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी इससे नीचे अगर इस ग्राफ को देखें यहाँ, तो इधर कुछ नहीं है, इस ग्राफ का इधर कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अब अगर हम देखें कि ये ग्राफ एक सरल रेखा का ग्राफ है, मान लीजिए सरल रेखा का ग्राफ कैसे है, देखो इसको किस पे मान लिया, वाई अक्ष पे, और एम एक्स, और ये प्लस सी, देखो इस तरह का ग्राफ है ये। एक्स पे क्या है, एक्स पे है न्यू, वाई पे क्या है, ये है वी नॉट, और इस ग्राफ का जो ढलान है वो है एम, या जाएगा एच बाई ई, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस तरह का एक ग्राफ है। अब इसमें जो सी है, देखिए ये अंतखंड अगर देखा जाए समीकरण में तो ये ऋणात्मक है, लेकिन यहाँ इसका कोई वजूद नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम शुरू करेंगे एम एक्स पे इस ग्राफ को इसी बिंदु से। तो ये ग्राफ जो देखा जाए तो कुछ इस तरीके से चल रहा है, देखिए ऐसा ग्राफ है ये, सरल रेखा में ग्राफ है ये। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस ग्राफ का ये ढलान कितना है, ये कोण कितना है, फाई, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ कोई आवृत्ति मान लेते हैं, ये आवृत्ति मान लेते हैं न्यू, यहाँ पर कोई निरोधी विभव मान लेते हैं अपनी तरफ से वी नॉट, क्योंकि इस पूरे पे वी नॉट है, कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि 10 फाई जो है ये होता है ये वाला विभव वी नॉट, और ये वाला आधार, ये आधार कितना है, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये होता है ढलान। अब ये चीज़ कितनी आएगी, यहाँ से निकाल कर देखें अगर हम, ये चीज़ कितनी आती है, देखो इस समीकरण को फिर से पकड़ लेते हैं, वी नॉट अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट, ये बन जाएगा एच बाई ई, यही बन जाती है चीज़ 10 फाई।
कैसे आया, वी नॉट के नीचे ये न्यू माइनस न्यू नॉट कर लें, यहाँ से हम एच बाई ई को कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट बचेगा, उसे इसके नीचे ले आएँ तो इधर बचेगा एच बाई ई। यानी इस समीकरण को थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो इस समीकरण को थोड़ा सा मैं बदल के लिखता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ वी नॉट एच बाई ई और कॉमन मैंने ये ले लिया न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे हो गया। देखो अब ये न्यू माइनस न्यू नॉट नीचे ले आता हूँ तो क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये बच जाएगा एच बाई ई। यही जो चीज़ है जो इस ग्राफ का ढलान है, स्लोप है। तो ग्राफ का ढलान क्या कहता है, ग्राफ का ढलान अचर है जो h बटे ई के बराबर है। ठीक, अब यहाँ क्या कहते हैं, किसके लिए अचर है, किसके लिए, कह रहे सभी धातुओं के लिए, सभी पदार्थों के लिए, ऐसा कह सकते हैं सभी पदार्थों के लिए ये चीज़ कांस्टेंट है। ठीक, तो ये जो ग्राफ है इस तरीके से बनाया गया, इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं हम, ये सारी चीज़ें लिख के देते हैं। ये ग्राफ सीधे सीधे बोर्ड में पूछूं, अगर मैं पूछूं ये बोर्ड में कितने में आता है, तो बोर्ड में मैं इसे कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये बात सीधी सीधी 3 नंबर में आती है। 3 अंक, 3 अंक का ये प्रश्न है। आइंस्टाइन के ऊर्जा समीकरण को बताइए, निरोधी विभव और विकिरण की आवृत्ति के बीच ग्राफ बनाकर दिखाइए, ग्राफ पर देहली आवृत्ति को प्रदर्शित कीजिए। ग्राफ पर देहली आवृत्ति ये रही, देखो देहली आवृत्ति ये रही। ठीक, इस तरह से सवाल लिखा हुआ होता है और बोर्ड में सीधे आता है ये। ठीक, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिख देनी होती हैं जो यहाँ बोर्ड पे लिखी हैं। ठीक, बोर्ड पे जो लिखी हैं सारी चीज़ें लिख देनी होती हैं। यहाँ पर इससे पहले निरोधी विभव की परिभाषा मैंने लिख के बताई थी, वो कर देना इसमें और इस पूरा कर देना इसको। ठीक, यानी एक पेज का काम है, एक पेज पे ये आसानी से लिखा जा सकता है, 3 नंबर इस पर मिल जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर हम किन्हीं 2 धातुओं पर इस ग्राफ को बनाते हैं, किन्हीं 2 धातुओं के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ पे देखिए ये ढलान तो सेम रहता है। ठीक, तो किन्हीं 2 धातुओं के लिए अब मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। 2 धातुओं का ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या पहचान करेंगे, ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि तुलनाएं होती हैं परीक्षाओं में। ठीक, तो जिस चीज़ का ये ग्राफ है उसको एक बार मैं लिख देता हूँ। ये देखिए ये ग्राफ है। ठीक, अब किन्हीं 2 धातुओं के लिए किस तरीके से ये ग्राफ बनता है, ये बनाना है। ऐसे। ठीक, अब कैसे दिखा सकते हैं किन्हीं 2 धातुओं के लिए, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। देखो किसी एक धातु के लिए ऐसे बना दें, इसे लिख दें ए, और इसी के समांतर दूसरी लाइन खींचे, इसे लिख दें बी। इसकी जो देहली आवृत्ति है इसको लिख दें न्यू नॉट ए, इसकी लिख दें न्यू नॉट बी, ये बना दें विकिरण की आवृत्ति और ये बना दें निरोधी विभव। ठीक, तो कुल मिला के दोनों का ढलान सेम होगा। ये जो फाई है तो ये भी फाई होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये सवाल पूछा गया, इसके अनुसार एक सवाल पूछा गया, यदि धातु पृष्ठ पर आपतित
विकिरण की आवृत्ति न्यू बड़ी हो न्यू ए से, ठीक, वह छोटी हो न्यू बी न्यू ज़ीरो बी और न्यू ज़ीरो ए, ऐसे। तो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन, तो किस धातु से, है ना, ये लिख सकते हैं, तो किस धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। ये पहला सवाल आ गया। देखो, यानी जो विकिरण है, जो धातु पर गिरने वाला विकिरण है, उसकी आवृत्ति बी की देहली आवृत्ति से कम है लेकिन ए से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि यह आवृत्ति यहाँ कहीं पर है, न्यू, ठीक। अब यहाँ पर है तो यह आवृत्ति ए से ज़्यादा हो गई, तो धातु ए से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, लेकिन धातु बी से नहीं होगा, क्योंकि धातु बी का जो देहली आवृत्ति है या उसका जो कार्य फलन बनेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की, इसकी फोटोन की ऊर्जा या विकिरण की ऊर्जा उससे कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर कोई आवृत्ति यहाँ पर है, ठीक, तो ए से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसका उत्तर हो गया न्यू बड़ा है न्यू ए से, अतः धातु ए से प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देता हूँ, उत्सर्जित होगा, किंतु बी से नहीं होगा, क्योंकि न्यू ज़ीरो बी बड़ा है न्यू से, ठीक। तो यहाँ समझ में आ गया मामला कि भाई यहाँ जो आवृत्ति देते चल रहे हैं, ठीक, वह इस देहली आवृत्ति से अधिक हो तो उत्सर्जित हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। यदि धातु पृष्ठ पर आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू बड़ी हो न्यू ज़ीरो बी से, तो किस धातु से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की चाल और गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ये दूसरा सवाल है जो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा। कह रहा इस बार हमने जो आवृत्ति दी है विकिरण की आवृत्ति, वो हमने बी से ज़्यादा दे दी है। यानी इस बार हमने जो विकिरण की आवृत्ति है वो यहाँ कहीं दे दी है, ऐसे देखो, ये दे दी हमने विकिरण की आवृत्ति, हमने ये दे दी, मान लीजिए दोनों से ज़्यादा दे दी। अब देखिए, इस ऊर्जा में से सबसे पहले ऊर्जा ये घटेगी, ये वाली बी के लिए, ठीक। बी का कार्यफलन होगा, तो बी के लिए क्या लिखेंगे, बी के लिए हम लिख देंगे बी की गतिज ऊर्जा एच न्यू माइनस बी का कार्यफलन, ये रहा, ठीक। इसके बाद
ए के लिए एक ये के बी जो है बी की गतिज ऊर्जा बना दी, और ये के ए की बना दी। देखो एच न्यू ये बना दी बी की, ये बना दी ए की, माइनस ए का कार्यफलन। ठीक, अब इसमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, 5b बड़ा है 5a से। 5b कितना, देखो ये रहा पूरा, ये 5b है, यहाँ तक कार्यफलन है b का, b की देली आवृत्ति ये है। और कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन हम पढ़ चुके हैं, ये होता है फाई नॉट एच न्यू नॉट, ये होती है देली आवृत्ति, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक का नियतांक। तो b का ज़्यादा है। ठीक, अब देखो एच न्यू में से b घटा, 5b घटा या फलन घटा, b का कार्य फलन घटा, तो ऊर्जा कम बचेगी। और इसमें से एच न्यू में से कम घटा है, वैल्यू कम घटी है। मान लीजिए ये वैल्यू है, मोटा मोटा समझते हैं, ये वैल्यू है मान लीजिए 20, हाँ, और ये वैल्यू है मान लीजिए 30। ठीक, और ये वैल्यू है मान लीजिए 50। ठीक, तो 50 माइनस 30 कितना बचा, 20, किसके लिए, बी के लिए। और 50 माइनस 20 कितना बचा, 30, ए के लिए बचा। तो ए के लिए ऊर्जा ज़्यादा बच गई, ए पे ऊर्जा ज़्यादा बची है कार्यफलन को घटा देने के बाद। इसका मतलब वही ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी, जो ऊर्जा बची है विकिरण की ऊर्जा में से कार्यफलन घटाने के बाद जो ऊर्जा बची है वही है गतिज ऊर्जा। तो इसका मतलब इन नंबरों से समझ में आ गया होगा, इसका मतलब हो गया अतः के ए बड़ा होगा के बी से, ये आ गया। तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, नहीं एक ही विकिरण अगर डाल रहे हों तो जिसका कार्यफलन ज़्यादा होता है उसके इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा कम होती है, क्योंकि एक ही विकिरण डाल रहे हैं दो धातुओं पर, तो जिसका कार्यफलन ज़्यादा होगा उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा बचेगी वो कम बचेगी, तुलना में किसकी, जिसका कार्यफलन कम होता है उसमें खर्चा कम होता है। ठीक, अब ये थे कुछ कंसेप्चुअल सवाल जो कंसेप्ट थे इसके ऊपर। अब थोड़ा सा समीकरण पर विचार करते हैं, और ये ग्राफ, ये वाला हटा लेते हैं, वो वाला रख लेते हैं, या फिर वो हटा लेते हैं इसको रख लेते हैं, क्योंकि ये ग्राफ हमें रखना पड़ेगा अभी। अब लेते हैं तरंग दैर्घ्य, समीकरण को तरंग दैर्घ्य के पदों में बनाना। ठीक, पदों में ऊर्जा समीकरण, तो ऊर्जा समीकरण है एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। यह है गतिज ऊर्जा के पदों में। या अगर दूसरे तरीके से देखें इस ऊर्जा को कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट, इसे लिख देते हैं निरोधी विभव के पदों में भी, ये भी हो जाती है। अब जो आवृत्तियाँ लगी हैं इनको तरंग दैर्घ्य के पदों में लिख सकते हैं, कैसे, एच प्रकाश की चाल, और ये तरंग दैर्घ्य hc/λ आप जानते हैं, आवृत्ति होती है चाल अपॉन तरंग दैर्घ्य, और ये hc/λ0, और ये जो कहता हूँ ev0। तो ये समीकरण जो है दरअसल तरंग दैर्घ्य के पदों में है। ठीक, ये क्या है, इसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य, कौन सा, जो वर्क फंक्शन में है, जो कार्य फलन में है। ठीक, ये वाला। तो इस तरीके से कहीं कहीं पर प्रश्नों में आपको तरंग दैर्घ्य दिया होगा कि भाई फोटोन का तरंग दैर्घ्य इतना है और कार्यफलन में तरंग दैर्घ्य इतना लगता है, तो बताइए निरोधी विभव कितना होगा, तो यहाँ से निकल जाएगा आसानी से। या फिर ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी है या इतनी मिली है, इसकी चाल कितनी होगी, इसकी चाल कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन की चाल निकालने के लिए हम यहाँ पर समीकरण को बदल देंगे,
एच सी अपॉन लेमडा एच सी बटे लेमडा नॉट, और यहाँ लिख देंगे 1/2 mv²। अब देखिए ये तरंग दैर्ध्य हमें पता हो, ये भी पता हो, प्रकाश की चाल, निर्वात वाली प्रकाश की चाल लगती है 3 × 10⁸, वो भी हमें पता हो। प्लांक नियतांक का मान हमें 6.67 इस तरीके से पता हो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता होता है 9.1 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, फिर भी एक बार लिख देता हूँ, 9.1 × 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो फिर क्या निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रॉन की चाल हम निकाल पाएंगे। ठीक, ये आ गया आपका। अब इसके बाद ये था ऊर्जा समीकरण, और ऊर्जा समीकरण पर बनने वाले ग्राफ, किस प्रकार कार्य फलन आवृत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सरल रेखा ग्राफ है, ग्राफ का ढलान जो है वो अचर होता है, tan phi = h/e होता है, ये सारी बातें थी। अब चलेंगे अगली बात पर और पढ़ेंगे कि ग्राफ का जो निष्कर्ष है यहाँ पे क्या है। सारी बातें हमने कर ली, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। मुख्य बिंदु ये रहा कि जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है धातु के पृष्ठ से, जिस पर हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होता है तो यह फोटोन की ऊर्जा पर यानी विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश ऊर्जा में कितने फोटोन हैं इस बात पर निर्भर नहीं करता, ये इसका तथ्य रहा, बिंदु रहा। यानी एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की ऊर्जा से जुड़ी हुई चीज़ हो गई। ठीक, हम कह रहे हैं भाई फोटोन को परिभाषित करो, तो फोटोन क्या है, फोटोन एक विकिरण ऊर्जा का टुकड़ा है। ठीक, वह टुकड़ा है जो एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है या कर सकता है, वह टुकड़ा है। ये एक परिभाषा बन जाती है फोटोन की। हालांकि फोटोन की परिभाषाएं बहुत हैं। फोटोन धीरे धीरे पैदा हुआ, बड़ा हुआ और बढ़ता चला गया। ठीक, तो फोटोन की जानकारी अभी भी पूरी तरह लाइट की नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में हम देखते हैं बहुत सारी बातें आती हैं, पर हमें तो यहाँ यही देखना होता है कि भाई फोटोन जो है एक ऊर्जा का टुकड़ा है, यह ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की संगत ऊर्जा है। ठीक, बोर, नील्स बोर को पढ़ेंगे परमाणु में अगले चैप्टर में हम, उसमें 1911 में नील्स बोर ने जो है इसका इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में। इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा को बदलता है तो यही ऊर्जा इस्तेमाल की जाती है वहाँ पर भी। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी ही ऊर्जा इस्तेमाल होती है। तो वहाँ से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के संगत ऊर्जा या एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के संगत ऊर्जा का टुकड़ा ये फोटोन है। ठीक, चलिए अब आती है प्रकाश की कणीय प्रकृति, यानी प्रकाश की कणीय प्रकृति, यानी कणों के रूप में प्रकाश को रखें, टुकड़ों को रखें। जैसे कि हम बात कर रहे थे फोटोन जो है, फोटोन की हम बात कर रहे थे, तो उसमें क्या करेंगे, इसी को बताएंगे कि इसकी इतनी ऊर्जा होती है। ठीक, कणीय प्रकृति है, ये टुकड़ा है ऊर्जा का। ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे और जानकारी लेंगे। ये आइंस्टाइन का ऊर्जा समीकरण जो है, क्वांटम जिसे कहते हैं हम, विकिरण ऊर्जा को गिनने का तरीका। ठीक, एक क्वांटा में कितनी ऊर्जा हो जाएगी, एक फोटोन की ऊर्जा हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे, एक फोटोन कहेंगे। ठीक, वो आ जाएगा आगे, अपनी अगली क्लास में आते हैं और अगले टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक, चैप्टर ये थ्योरेटिकल है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, इसको जानबूझ के उलझाने वाली बात कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बात उलझ जाती है फोटोन के ऊपर आकर, क्योंकि फोटोन की जानकारी पूरी तरह नहीं है, जितनी जानकारियाँ हैं वो प्रयोगों के आधार पर हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।